साथियों, आप सभी का यहाँ पर बताओ, पिछले 10 सालों से ये संविधान हक परिषद अलग अलग जगह पे लोगों के बीच में जाकर लोगों को संविधान का महत्व, अपने हक अधिकार की बात समझने के लिए हर साल 26 जनवरी को, खास करके 26 नवंबर को तो हम संविधान दिन सभी भारतीय मनाते ही, मनाना ही चाहिए। पिछले 10 सालों से ये कारवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अच्छी बात है कि ये कारवा आगे तक चलेगा, क्योंकि हम सभी संविधान को मानने वाले, संविधान से प्यार करने वाले, इंसान को इंसानियत की राह पर चलने वाले हम सभी साथी हैं। तो मानवता धर्म जो है वही सबसे प्यारा है और संविधान हमको यही सिखाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमको भारतीय संविधान जो दिया है, वही मानवीय मूल्य पर आधारित जो हमारे जो मूल्य है, वही हमारे लिए प्रेरणादायी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही आशादायी है, ऐसा मानते हैं। तर मी आजच्या या सत्रासाठी आपण सुरू करत आहोत। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि या परिषदेचे आयोजक गेल्या 10 वर्षापासून सातत्यानं या परिषदेचे आयोजक आणि गेल्या 10 वर्षापासून सातत्यानं ध्यास घेऊन, सगळ्या घटकांना सोबत घेऊन, सभी साथियों के साथ मिलकर, सभी तबकों के साथ मिलकर ये संविधान परिषद अलग अलग जगह पे जिन्होंने आयोजित की, वो हमारे साथी विशाल हिवाळे जी, युवा क्रांति सभा द्वारा ये परिषद आयोजित होती है। तो आज इस 10वें साल में हम पदार्पण कर रहे हैं, तो फिर से तालियां से तो हमको उनका स्वागत करना ही चाहिए। देश में जिस तरह से हालात है, जिस तरह से किसी लोगों को 14 में आजादी मिली ऐसा कहते हैं, लेकिन कितने शहादत के बाद बलिदान देकर ये आजादी हमको मिली है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको सक्षम करण्यासाठी या स्वातंत्र्याला आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्ये 75वा हा महोत्सव आपण सारे भारतीय साजरा करत आहोत आणि ही आठवण त्या सगळ्यांसाठी आहे की ज्यांनी बलिदान दिलं त्या देशासाठी। असे त्यांना सुद्धा आपण या ठिकाणी वंदन करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सुद्धा या ठिकाणी आम्ही वंदन करतो की त्यांच्यामुळे हे संविधान आम्हाला प्राप्त झालं आणि म्हणून पुन्हा एकदा या ठिकाणी बाबासाहेबांचं एक गीत आहे, वामनदादा कर्डकांचं, मराठीमध्ये गीत आहे आणि वामनदादांची पण जन्मशताब्दी सुरू आहे। बाबासाहेबांनी या मसुदा समितीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारलं आणि या देशाला अनुकूल असं संविधान दिलं। मानेसर पण या ठिकाणी आहेत, राम पुनियारी जी आहेत, डॉक्टर ढवळे सर आहेत, त्या तिघांचंही मनापासून या ठिकाणी मी स्वागत करतो। आणि उज्जैनी कोठी कोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, एकच करोडा उशीर झालेला आहे, आपण सगळे सोबत त्या गाण्याला साथ द्याल। उथरली कोटी कोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उथरली कोटी कोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तळपतात तेजाने तुझ्या धरणीवरती, एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तळपतात तेजाने तुझ्या धरणीवरती, अंधार दूर तो पळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उथरली कोटी कोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, जखड बंद पायातील साखळ दंड तटा तटा तुटले तू ठोकताच दंड, जखड बंद पायातील साखळ दंड तटा तटा तुटले तू ठोकताच दंड, झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उथरली कोटी कोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, काल कवडीमुळे जीवनानंद होते, आज जुळे जगताशी प्रेमाचे नाते, बुद्ध
भाकड जग हे वळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे उठली कोटी कुळ भीमा तुझ्या जन्मामुळे उठली कोटी कुळ भीमा तुझ्या जन्मामुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे सगळ्यांचं धन्यवाद करतो बाबा साहेबांना अभिवादन करतो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है वक्त आने पर बताएंगे तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि या परिषदेला सर्वप्रथम मी आपले तिन्ही पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत डॉक्टर राम पुनियानीजी विचारवंत आहेत लेखक आहेत गेले अनेक वर्ष पिछले कई सालों से पूरे देश में संविधान को लेकर राष्ट्रीय सद्भावना राष्ट्रीय एकात्मता सांप्रदायिक सद्भावना और भाईचारा मानवता के बीच बोलने का काम डॉक्टर राम पुनिया जी करते हैं और इतिहास जो हमें तरोड़ा मोड़ा बताया जाता है तो सच इतिहास क्या है इसके बारे में भी डॉक्टर राम पुनिया जी बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार और सभी सामाजिक आंदोलन में उनका सक्रिय सहभाग और उनके विचार हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते हैं तो मैं फिर से एक बार हम सभी की ओर से डॉक्टर राम पुनिया जी का स्वागत करता हूँ। आपका जो संकेत है आज के सत्र का ये पहले सत्र का उसका भारतातील शासनाची व्यवस्था लोकशाही नागरिकांचे अधिकार आणि संभाव्य धोके भारत की जो शासन राज्य व्यवस्था है यानी जो लोकतंत्र है और अधिक कार्यकर्ताओं को उसके गुजरना पडता है माने सर बोलले अधिकारी चॅलेंज धोक्यापेक्षा चॅलेंजेस फार महत्वाचे आहेत धोके तर आपण नेहमीच काढतो त्यामुळे चॅलेंजेस जे आहेत ते महत्वाचे आहेत त्यामुळे मी आपका समय लेते हुए राम पुनिया जी से विनती करता हूँ कि वो उसके बाद मैं फिर से दूसरे वक्ता को आमंत्रित करूंगा इस डॉक्टर सुरेश माने जी बात करेंगे वो भी वैसे पहले डॉक्टर राम पुनिया जी से बात करता हूँ कि वो अपनी बात करें। दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ कि मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि एक दूसरी वेबिनार है और उसमें भी बहुत सारे लोग मुझे वापस जाना पड़ेगा उसके लिए। तो पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मैं दिल से आपको बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप पिछले 10 साल से चला रहे हैं। क्वेश्चन चलता है भारत में डेमोक्रेसी का दुनिया के हर एक देश की डेमोक्रेसी का मूल्यांकन चलता है और उसमें भारत में डेमोक्रेसी के जो सूचकांक इंडेक्स हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं इन्हें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉल की तरफ डेमोक्रेसी के सूचकांक हैं और ये पढ़ के बहुत दुख होता है कि जैसे आज सर शहज़ल इमाम और दिल्ली के आंदोलन में जिन नौजवान लड़कियों ने भाग लिया वो जेल में है जिन्होंने दंगे भड़काए उनका प्रमोशन हो गया है अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए अगर छोटे लेवल पे थे तो ऊपर चले गए तो ये डेमोक्रेसी में बाकी बातें तो डॉक्टर ढवरे और डॉक्टर माने के लिए छोड़ देता हूँ कि हमारे यहाँ गरीबी कैसे बढ़ती जा रही है कुछ लोगों की अमीरी कैसे बढ़ती जा रही है जो मैं अभी भी टैक्सी से आ रहा था तो बात कर रहा था तो टैक्सी ड्राइवर बोले क्या मुसीबत का समय आ गया है सामने कभी नहीं देखा कितनी महंगाई बढ़ रही है वगैरह वगैरह तो मुख्य रूप से अपनी उंगली में वहां रखूंगा जिसके कारण भारतीय संविधान को धोखा है वो है हिंदू धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति बहुत बड़ा डिबेट इस पे कर सकते हैं हिंदू धर्म क्या है हिंदुत्व क्या है वगैरह वगैरह पर मोटे तौर पे जो आज राजनीतिक पार्टी है एक बात आप ध्यान रखिएगा वो अकेली नहीं है उसके साथ 200 संगठन हैं जो उसके लिए काम करते हैं खतरा कितना बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पार्टी को तो हराना ही चाहिए अगर संविधान को बचाना है तो पर उसके साथ साथ वो विचारधारा जो आजादी के आंदोलन के दौरान आजादी के आंदोलन का विरोध करने के लिए जन्मी ये बात ख्याल कीजिए वो विचारधारा वो नहीं है कि भाई हमको भी आजादी चाहिए उन्होंने कहा आजादी वगैरह क्या है वो तो बेकार है हमको तो ये जो मुसलमान हैं ये जो क्रिश्चियंस हैं इनको ठिकाने लगाना है एक बात को
और ये बात तो आपको दिखती है आसानी से। एक दूसरी बात भी बताना चाहूंगा, और वो ये दिखती हुई बात के पीछे एक और बात है। वो बात है दलित और महिलाओं का समाज में बराबरी के लिए संघर्ष। ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं। आरएसएस का एजेंडा बोलते हैं, ठीक है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, वो आधा भाग है, 50%। 50% ये है कि ज्योतिराव फुले के जो उन्हें प्रयत्न थे, सावित्रीबाई फुले की जो प्रयत्न थे, जिसके कारण दलितों में शिक्षा, स्त्रियों में शिक्षा, फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था, बाबा साहब को पूरा देखना जरूरी है। उसकी परिणति तो संविधान में हुई, हिंदू कोड में हुई, पर उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज के लिए संघर्ष किया। तो आजादी के आंदोलन के दौरान दो प्रकार के प्रवाह स्ट्रीम्स निकले। एक स्ट्रीम में मैं मोटे तौर पे रखता हूं शहीद भगत सिंह। अब संगठनों का ख्याल कीजिएगा, नाम की टेस्टिंग थोड़ी मैं लेता हूं, वो आपको पता होगा ना, मैं कई सालों तक प्रोफेसर था, तो उसका एक प्रॉब्लम हो गया है। सबको मैं अपना स्टूडेंट समझ के उनसे सवाल पूछते बैठता हूं, तो आपसे नहीं पूछूंगा सवाल, ठीक है। तो इधर देखिए, तीन संगठन, तीन प्रतीक में रखता हूं, और आपको देखना है उसमें कॉमन क्या है। शहीद भगत सिंह नौजवान भारत सभा, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ख्याल कीजिएगा, सवाल आने वाला है। अब दूसरी तरफ जो लोग थे वो थे, उसमें शुरू में तो केवल राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, बाद में कुछ मध्यम वर्ग के अपर कास्ट शिक्षित लोगों ने उनका साथ दिया, और इसमें से भी तीन संगठन बने। तीन संगठन केवल मैं रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूं। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे, आजकल जिनका बहुत गुणगान हो रहा है, जिसके बारे में हमारे निरंजन टकले जी ने किताब लिखी है, कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा, तो भी ख्याल कीजिएगा, विनायक दामोदर वीर। वीर वीर बोलना पड़ेगा, अभी तो विनायक दामोदर सावरकर, जब उनको 1937 के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने? हिंदू महासभा। इधर क्या है? मुस्लिम लीग। यहाँ क्या है? हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, हिंदू महासभा ने कहा अरे ये अलग राष्ट्र का है, हम तो अनादिकाल से, जब हम वो भेड़ बकरियां चराते थे, गाय चराते थे, तब से एक हिंदू राष्ट्र है। और उसी बात पे एक तीसरा संगठन मिला, सबसे बड़ा दुनिया का संगठन, और शायद उसकी आलोचना करना, मजाक करना बहुत आसान है, उसका मुकाबला करना उतना ही मुश्किल है। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय। नहीं तो मैं आपको क्लू देने वाला था, जो पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। कौन सा राष्ट्र चाहिए उनको? हिंदू राष्ट्र। तो ठीक है, ख्याल कीजिएगा। अब एक्सरसाइज, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो ये इसका समरी में वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए दो मैं प्रतिनिधि रख देता हूं, एक इधर का प्रतिनिधि और एक इधर का प्रतिनिधि। इधर के मेरे प्रतिनिधि हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। क्या करते हैं? 14 तालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन, और उसके बाद एक किताब को जलाते हैं। कौन सी किताब है? मनुस्मृति। किताब को जलाते समय वो सोच रहे होंगे मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों को भी याद रखिएगा, शूद्र और स्त्रियों की गुलामी दी है, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब का दहन कर रहा हूं। राइट? और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और भारतीय संविधान हमको क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय। और इधर से आप समझ गए, जो पुराने वर्ग के लोग थे उनमें से एक प्रतिनिधि लेता हूं, उनका नाम है के सुदर्शन। सुना है ना? सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो नो प्रॉब्लम, ऐसे नाम नहीं किसी से चलता है। के सुदर्शन कौन थे? आरएसएस के सरल संघचालक बने सन 2000 में। उन्होंने कहा भारतीय संविधान ये तो विदेशी मूल्यों पे बना है। अब ये संविधान में देशी विदेशी क्या आ गया? मूल्यों में कोई देश विदेश नहीं होता, विज्ञान में कोई देश विदेश नहीं होता, नैतिकता में कोई देश विदेश नहीं होता, पर उन्होंने कहा विदेशी मूल्यों पे बना है क्योंकि ये बराबरी देता है। इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर बना हो,
क्या इशारा है उनका? मनुस्मृति। तो ये हमारे सामने आज चॉइस है। एक तरफ जो भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना, जिसकी कल्पना में भगत सिंह भी है, जिसके बनाने में अम्बेडकर जी भी हैं, जिसके बनाने में गांधी और कांग्रेस का पूरा कुनबा भी है, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग तो खैर पाकिस्तान चली गई, इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में बोलूंगा नहीं। मुस्लिम सांप्रदायिकता यहाँ क्या कर लेगी। जो खतरा है वो खास तौर से हिंदू सांप्रदायिकता की तरफ से है, और उनमें धीरे धीरे कोई बीच में छोड़ देता, कोई ये संविधान हमारे लिए सुटेबल नहीं है, छोड़ दो इसको। अगर नहीं भी बोलते तो करते ऐसे हैं कि जो इन संविधान के मूल्यों के पूरा खिलाफ है। केवल 3-4 मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हमारा संविधान कहता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच की तरफ जाओ, अंधविश्वास से दूर रहो। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में एक प्लास्टिक सर्जन था, रहा होगा, जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का शरीर लगा दिया। वेरी गुड। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं 8 साल तक मेडिकल कॉलेज में था, पढ़ा नहीं पढ़ा मैं नहीं बताता, पर इतना मुझे मालूम है अगर मेरा सिर कटेगा तो 1 सेकंड के अंदर ये पुरोहित लोग मुझे नरक में भेज देंगे। जब तक आप जैसे मेरे दोस्त हाथी का सिर ढूंढ के लाएंगे, मेरे शरीर में फिट करना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम होंगे आपको जरा सोच लीजिए। तो ये इस प्रकार के सोच को उसके बाद 24 लिस्ट मैंने बनाई है कि जो इस प्रकार से अंधविश्वास के आधार पे करते हैं। एक दूसरा, हमारे इसमें सबसे बड़ी बात है बंधुत्व। ये पहले लगता था ये फेडरलिटी के बोलने की क्या जरूरत है, आज देखिए कैसे हालात खड़े हैं कि समाज में मुसलमानों को सोचना पड़ता है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। धर्म संसद के नाम पर भगवे कपड़े पहनकर खुलेआम कहा जाता है कि आप इतने लोगों को मारोगे तो इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब धर्म संसद की बात आ गई तो मैं थोड़ा इसको आज से ले आता हूँ। अभी आजकल बात चल रही है क्योंकि इनके पास कोई आइकन नहीं है जिसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले लिया, तो पहले सरदार पटेल की मूर्ति 30,000 करोड़ या जितनी खर्चा करके चाइना से बनवाई गई। चाइना तो है ना, वैसे वो भले ही हमारी जमीन हड़प कर ले, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारी मूर्ति तो वहीं बनेगी। खैर पहले उसको बनाया। आजकल सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी का स्टडी कर कुछ दिनों से चालू किया। उनका एक लेटर है कि हिंदू महासभा के लोग इलेक्शंस में सन्यासियों के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा करते हैं और ये हिंदू धर्म का अपमान है। और वो अपमान आज किस पैमाने पे चल रहा है उसको आप देखिए। सुभाष चंद्र बोस जी भले ही कांग्रेस के अंदर रहकर उनका महात्मा गांधी से मतभेद हुआ, पर वक्त ज्यादा नहीं इसलिए आपको बता दूं एक और सवाल के रूप में, आपको पता है उनको फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी ने नेताजी को क्या कहा? उन्होंने कहा ही इज अ प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स, कि जो विदेश भक्तों में सबसे बड़े जो प्रिंस है वो है सुभाष चंद्र बोस। अलग अलग रास्ते थे पर उद्देश्य एक ही था, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत। और सुभाष चंद्र बोस आपको बता दूं सोशलिस्ट थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। वो चाहते थे गरीबी अमीरी का फर्क कम हो, वो चाहते थे। और उन्होंने धर्म के बारे में आपको याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने सबसे पहला काम उन्होंने किया कि ये जो भी मुस्लिम लीग के समर्थक है, जो भी हिंदू महासभा के समर्थक है, उसको कांग्रेस के अंदर प्रवेश नहीं मिला जाए। पर आज देखिए क्या कमाल की बात है कि जिन चीजों के वो खिलाफ खड़े थे वही लोग उनको ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मोटे तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने बनने के बाद आज तो इनके बहुत लाखों स्वयं सेवक, हजारों प्रचारक ये देश भर में बिखरे हुए हैं। केवल उस पार्टी में ही नहीं, इस प्रकार के 240 संगठन हैं। 240 संगठनों के साथ साथ पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, जो आप देखिए वहां भी उनकी पूरी घुसपैठ है। तो सवाल ये उठता है, अच्छा और वो किस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं? एक ही मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा, किस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। वो तो हो गया पुराना, अभी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बन रहा है। उस दिन मंदिर के दिन हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी कितने 5 बार कपड़े पहने, क्या डिजाइनर ड्रेस थे। कभी कभी अंदर से बड़ी हिट से हुई यार, ये तो क्या बदला, प्राइम मिनिस्टर बनना तो मजे की बात है, दिन में 5 बार नए अच्छे ड्रेस पहना। खैर
मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बनाने से किसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद गौ हमारी माता है। मैं पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वैदिक काल में गोमांस खाया जाता था। स्वामी जी लिखते हैं हम में से हर एक व्यक्ति को उसका खाना भोजन चुनने की आजादी होना चाहिए। और तीसरा उनका आजकल जो बहुत बड़ा चल रहा है लव जिहाद। सब लोगों को लगता है भाई ये केवल मुसलमानों के खिलाफ है। मेरा विश्वास कीजिए, लव जिहाद केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा ये हिंदू स्त्रियों पर नियंत्रण करने के लिए है कि हिंदू लड़कियां, हिंदू स्त्रियां अपनी आजादी से अपने जीवन साथी को न चुन सकें। ये इस प्रकार के मुद्दों को वो लेते हैं। समाज के मुद्दे क्या है? रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और मानव अधिकार। ये मुझे लगता है कि हमारे मुख्य अधिकार है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उस पर थोड़ा बहुत काम मैंने किया है, मैं करते रहता हूँ। क्रिश्चियंस के खिलाफ भी किया। दलितों के खिलाफ कैसे कर रहे हैं? दलितों के खिलाफ दो प्रकार से करते हैं। एक को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उनके माध्यम से मुसलमानों और क्रिश्चियंस पे आक्रमण। और दूसरा उनका है कोऑप्शन। कोऑप्शन, अरे आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, वो देखो वो तो मुसलमानों के पक्षधर है, वो मुसलमानों के पक्षधर है, आपको कौन बचाएगा? तो दलितों के एक हिस्से को ये इस प्रकार से अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। तो इनका एजेंडा कोई आसान नहीं है। इनका एजेंडा अगर समझना हो तो मुख्य रूप से एक ही तरफ से किया जाए। अगर भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर ये भारतीय संविधान की तरफ देश को ले गए तो धर्म के नाम की राजनीति ये संविधान को तोड़कर ये हमारे देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें गरीबी अमीरी। डॉक्टर ढावड़े साहब को हम सब ने सैल्यूट करना चाहिए। किसान आंदोलन में उन्होंने जो हिस्सा लिया, पूरी देश को दिशा दिखा दी कि आंदोलन अभी भी जिंदा है और उसके लिए जितना उनको सराहना की जाए वो कम है। शाहीन बाग, याद रखिए क्या मुस्लिम औरतों का इमेज है, और उन्होंने जो देश में जो आंदोलन खड़ा किया। तो ये कुछ चीजें हैं जो उम्मीद देती हैं, हमको उम्मीद देती है। और एक बात और मैं केवल रिक्वेस्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए सेमिनार्स में, आर्टिकल्स में, वीडियोस में ये बात कहना बहुत जरूरी है, पर ये पहला कदम है। दूसरा कदम ये है कि आम लोगों के बीच में बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, स्कूल स्कूल तक ये बात जाना चाहिए। आज देश में हजारों शाखाएं हैं जो रोज 5 से 15 साल के बच्चों के दिमाग के बीच में, आप समझ गए कुछ बातें मैं इशारा में कर रहा हूँ, 5 साल से 15 सालों के बच्चों के बीच में भर रहे जहर। उस दिन वो यही थे ना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उद्घाटन करने गए थे, बोले औरंगजेब होता है तो शिवाजी भी होते हैं। वो हमको ये नहीं बताएंगे कि शिवाजी के जो सबसे बड़े सहायक थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। वो हमको ये नहीं बताएंगे कि औरंगजेब ने अगर विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा तो उसी के साथ 50 मंदिरों को दान दिया। ये नहीं बताएंगे कि औरंगजेब और शिवाजी की डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं हुई। औरंगजेब की तरफ से जो व्यक्ति आए थे उनका नाम था राजा जय सिंह। चुन चुन कर इस प्रकार के इतिहास के आधार पे समाज में नफरत पैदा की गई है। और उनकी एक मैं तारीफ करता हूँ कि 95 ईयर्स से रात दिन कंटिन्यूअस ये प्रोपेगेंडा वो शाखाओं में कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में हमने सही बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो मेरा निवेदन है कि ये जो, क्योंकि एक और इसको हम समझ लें, ये आज इतने पावर में कैसे आए? पावर में आए गलत फहमियों को फैला के। नंबर 1, ये राजाओं ने मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, क्रिश्चियंस विदेशी हैं, प्रलोभन से, लालच से कन्वर्ट करते हैं। जबकि मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था तो स्वामी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धर्मांतरण के लिए मुसलमानों और क्रिश्चियंस को दोष देना गलत है। ये यहाँ की जाति व्यवस्था का परिणाम है कि जिसके अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया। ये इन बातों को वो नहीं ले जाएंगे। तो खैर, शाखाओं में जो जहर फैलाया जाता है वो फिर बाद में सरस्वती शिशु मंदिर,
एकल विद्यालय, और अभी तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के आगे चल के गोदी मीडिया। वो ऐप कौन सा था? टिक फॉग टिक, ऐसा कुछ तो भी नाम है। 1 मिनट में, मिनटों के अंदर वो हजारों अकाउंट शुरू करके नफरत को समाज में फैला सकता है। तो दोस्तों, आखिर में आपने जो चैलेंज रखा है, चुनौतियां डॉक्टर माने साहब ने भी कही और आपने भी कही, जो हमारे सामने चुनौती ये है कि इनका विश्लेषण तो हम अच्छे से अच्छा करें, पर इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको तय करना जरूरी है। बहुत सारी चीजें, राजनीतिक तौर से उनको हराने के लिए अपोजिशन यूनिटी बहुत जरूरी है, नंबर 1 राजनीतिक तौर पे। सामाजिक तौर पे हमारे जितने भी संगठन हैं, वो मजदूरों के हो, किसानों के हो, दलितों के हो, औरतों के हो, इन संगठनों में एक तालमेल की जरूरत है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मैं भी आज भी विश्वास रखता हूँ कि देश में आज भी धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले, मानव अधिकारों को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। प्रॉब्लम है कि हम बिखरे हुए हैं। एक मंच की जरूरत है, जैसे पार्टीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सामाजिक लेवल पर भी एक मंच की जरूरत है, ताकि उनकी आवाज जो उठे, मेघा पाटकर की आवाज उठे, अरुणा राय की आवाज उठे, उसमें उसके साथ पूरा देश खड़ा हो। और तीसरा और सबसे जरूरी बात मेरे को जो लगती है वो ये, इन बातों को हम आम लोगों तक कैसे ले जाएं। आम लोगों तक, खैर जिन लोगों की अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। रूबिया थॉपर, इरफान हबीब, क्रिस्टोफ जैफर लॉर्ड बहुत बेहतरीन है, और ये सब बोल रहे तो वामपंथी हैं। अरे वामपंथी छोड़ दो, मैं चाहता हूँ गांधी का हिंद स्वराज पढ़ो। वो क्या लिखते हैं कि मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू लोग रहते थे, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान रहते थे। जवाहरलाल नेहरू को लो, वो तो आगे चल के कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। विस्तार में नहीं जाऊंगा, एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जहाँ ये महाशय डुबकी लगाने गए थे, वहीं उस पवित्र नदी के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई की कला बजाते थे। और एक लाइटर हार्टेड थे। अपन में बम्बई में तो सबसे प्रायोरिटी के आइटम है ना अपना बॉम्बे का फूल, बड़ा पाव। थोड़ा बड़ा पाव को देख लेते, एक ही चीज देख लेते, बड़ा पाव में बाहर होता है पाव आया अफगानिस्तान से, अंदर बड़ा चने की दाल आई मेक्सिको से, आलू आया स्पेन से, और स्वाद के लिए डालते हैं अदरक, और अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। इतनी चीजों को मिला के हमारा वड़ा पाव बना। मानव सभ्यता तभी जब विकसित होती है, जब हम मेल जोल की बातें करते हैं, और जब हम विभाजन की बात करते हैं एक टूट हो जाता है। एक मजेदार किस्सा आपको बताते हो, गौ हमारी माता है, स्वामी विवेकानंद जी को बोला, पर एक और व्यक्ति का मैं बोलना भूल गया, और वो व्यक्ति वो है जो अपने प्रधानमंत्री थे और कविता भी लिखते थे। हाँ, वाजपेयी, आपने तो पहचान लिया। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, पेज 236 विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है। तो उसमें अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे लेक्चर टूर के लिए। लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे, खाने का आनंद ले रहे थे। तो उनके पड़ोस में जो उनके दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला, अटल जी ये आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो तो बीफ है, ये बीफ है। अटल जी हंसती है, बोले बीफ है ना, क्या प्रॉब्लम है, अमेरिकन गाय का है, इंडियन गाय का। लास्ट पॉइंट। आज दोस्तों सवाल ये है, ये चीजों को जगह जगह कैसे पहुंचाएं, इसके लिए आप सोचिए। एक छोटा सा मैं निवेदन करूंगा उसके लिए कि आज बहुत बेहतरीन फिल्में हैं, करम हवा, नसीम, मम्मो, तमस नाम के सीरियल हैं, और बहुत सारी सीरीज बनी है। आनंद ने अभी 50 वीडियोस रिलीज की है, री इमेजिनिंग इंडिया, और उसमें अशोक कुमार पांडे को भी याद रखिएगा, नाम सब याद रखिएगा, जगह भारत को भी याद रखिएगा, और आखिर में मेरा नाम भी जोड़ दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं एक सोचता हूँ क्यों ना हम में से हर एक कार्यकर्ता अपने शहर में, अपनी बस्ती में 5-10 लोगों से वीकली वीडियो क्लब, वीकली कल्चरल क्लब, क्या कर रहे हैं आप? एक सिलेबस हम बना लेंगे, उसमें और भी जोड़ दो, श्याम बेनेगल का भारत की खोज और संविधान, याद रखिएगा संविधान, ब्रिलियंट सीरियल, और गांधी के साथ अम्बेडकर। ये सब चीजों को हम बात करते हैं, पर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।
ये हमारी ऐतिहासिक भूल होगी अगर हम अपना काम नहीं कर पाए। तो आप हर जगह छोटे छोटे क्लब, कोई जरूरी नहीं है कि 50 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, हम हर हफ्ते मिलते हैं, हर 15 दिन में मिलते हैं और लोग जुड़ते जाएंगे। याद रखिए, इन लोगों ने जब 95 इयर्स पहले शाखाएं चालू की थी, 10 लोग आते होंगे, 20 लोग आते होंगे, आज लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। क्यों ना हम एक आंदोलन शुरू करें, लोगों की चेतना को बदलने का आंदोलन, और उसका एक बहुत अच्छा माध्यम जो है, उसका एक बहुत बेहतरीन माध्यम जो जी। सर ये आपके आने के पहले हमने शुरू कर दी। थोड़ा पैर ऊपर उठाइए। नहीं बस कंफर्टेबल। प्लीज सर जस्ट 2 मिनट जी का बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद उनको मिला हूँ। सॉरी आपको आने के पहले शुरू कर दिया। तो मैं जो अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये है कि किसी भी सही काम की शुरुआत हमसे होती है। हमको हमारी जिम्मेदारी है खुद से सवाल पूछना, देश में सद्भावना पैदा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने जो एक सरल सा रास्ता सोचा है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है, कोई इसमें अंतर विरोध नहीं है। इट्स ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रगल, और उसमें से एक है वीकली कल्चरल क्लब्स। आप उसको भगत सिंह का नाम दीजिए, अम्बेडकर का नाम दीजिए, कोई और नाम दीजिए। वीकली कल्चरल क्लब्स में आप फिल्में चुनिए, एक सिलेबस बनाइए, और हम सब मिलकर उस सिलेबस के आधार पे अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। और अंत में एक पर्सनल अपील, ये मेरी अपील है, उसके बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमको जब तक एक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा नफरत के खिलाफ, हमें आज नफरत के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, और उस सामाजिक आंदोलन के लिए हम सबको सामने आना पड़ेगा। और अंत में एक पर्सनल अपील, निरंजन टकले जी यहाँ हैं, वो खुद के बारे में बात नहीं करेंगे, पर देखिए दोस्तों, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक जज की मृत्यु में किताब लिखी है, एक वो माफी वीर पे किताब लिखी है। उनको पब्लिशर नहीं मिल रहे, इसमें हम लोग कैसे मदद कर सके, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से माफी मांगता हूं कि एक और वेबिनार के कारण मुझे जाना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और ये वीकली क्लब्स के बारे में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आप मुझे उसके बारे में बताते रहिए, जो भी हम कर सके मिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पुनिया जी, आपने यहाँ पर जो मार्गदर्शन किया और जो बातें रखी और जो चैलेंजेस के बारे में आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे बीच में ज्येष्ठ स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर जीजी पारिक जी आए हुए हैं, ईसुफ मेडिकल सेंटर के चेयरमैन, और वो भी हमारी बहुत सद्भाग्यपूर्ण बात है कि 98 इयर्स ओल्ड की एज है अभी, और वो हमारे बीच में बहुत ही हमारे लिए सद्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके बाद मैं विनती करता हूँ डॉक्टर सुरेश माने सर, जो पिछले कई सालों से संविधान को लेकर काम कर रहे हैं, रिपब्लिकन आंदोलन में काम कर रहे हैं और हर जगह पे संविधान और मानवता की बात रखते हैं। मैं ज्यादा समय लेते हुए मी त्यांना विनंती करतो की सर आपण आपले मूळ विचार या ठिकाणी व्यक्त करावे। डॉक्टर सुरेश माने सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के आयोजक उद्घाटक पारिक जी, जिन्होंने अभी अपने ख्यालात रखे, राम पुनिया, मेरे बाद आपको संबोधित करने वाले कॉमरेड हवली जी, और इस चर्चा में शरीक आप सभी सारे साथियों। 10 साल कोई एक्सपेरिमेंट चलाना कोई मामूली बात नहीं, और इसलिए आयोजकों का एक बार हम तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। आज रिपब्लिक डे है,
और सही मौके पर सही डिस्कशन। और डिस्कशन का पर्पज होता है रास्ते खोजना। सवालों का डिस्क्रिप्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन रास्तों की खोज करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि सवालों की समस्या की चर्चा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही डायग्नोसिस के लिए करनी भी चाहिए, और अगर नहीं करते तो डायग्नोसिस सही है या गलत ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए चर्चा भी होनी चाहिए। और उसी संदर्भ में प्रोफेसर राम पुनियानी जी, इन्होंने चर्चा को बड़ी कुशलता के साथ एक फाउंडेशन, एक हिस्टोरिकल डिस्कोर्स का फाउंडेशन बहुत कम समय में आपके सामने रखा। मैं भी उसको बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में आगे लेकर डिस्कशन को लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो विषय हमने चुना है कि भारत का प्रजातंत्र है, स्टेट सिस्टम है, सिटीजन्स राइट है, डेमोक्रेसी है, और उसके चैलेंजेस क्या है। थ्योरेटिकल चैलेंजेस तो हम बहुत सारे जानते भी हैं, लेकिन ये विषय चुनने की जरूरत क्यों है, और उसको सीधा सीधा आइडेंटिफाई करना चाहिए। 2014 के पूर्व और 2014 के बाद जो भारत में शासन व्यवस्था आई, पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से आई, डेमोक्रेसी के माध्यम से आई, उसमें बड़ा फर्क महसूस होने लगा। और 2014 के बाद ये खतरे ज्यादा और तीव्रता के साथ आने लगे, और उसके लिए उसकी चर्चा होने लगी, लोग रास्ते खोजने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले खतरे नहीं थे। जैसे अभी फारूक जी ने जिक्र किया, राम पुनियानी जब जा रहे थे तो इमरजेंसी की याद दिलाई। तो 2014 के पहले खतरे नहीं थे, ऐसा कहना भी थोड़ी हिस्ट्री के साथ बेईमानी होगी। तो ईमानदारी के साथ डायग्नोसिस करेंगे तो सही रास्ते मिल जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 2014 के पहले भी खतरे थे, लेकिन होता है क्या, जब कुछ काम अच्छे होते हैं तो खतरों को माफ किया जाता है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का जब मामला आया तब लोगों ने कहा अच्छी बात है। 64 में LIC का मामला आया था नेशनलाइजेशन का, तो लोगों ने कहा अच्छी बात है। तो कुछ अच्छे कामों को देखकर बुरे कामों को नजरअंदाज करने की भारत के लोगों की मानसिकता है। यह साइकोलॉजिकल फैक्टर बड़ा प्रभावशाली होता है किसी भी शासन व्यवस्था का चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए। और इसको अगर हम थोड़ा बहुत नहीं समझे तो फिर एक रास्ता खोजने में दिक्कत आती है। ये भी एंगल हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2014 के बाद स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल लॉ, ये दोनों बड़े डेंजर जोन में आ गए। अब क्यों आ गए, इसका सीधा जवाब है क्योंकि जो लोगों के हाथ में आए वो लोगों का ना स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा है। So those who lack basically fundamental faith in the institution of the state, और अगर उसको एडिशन किया जाए तो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है। और कल्याणकारी राज्य जिस डॉक्यूमेंट की उत्पत्ति है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फंडामेंटल, उसके ऊपर तो हमारा शुरू से ही प्रॉब्लम है। 1949 से है, कई बार हमने उसको उद्घोषित किया है। जब ऐसे लोगों के हाथ में अगर व्यवस्था आती है तो डेंजर होना स्वाभाविक है। अब उसके रूप बहुत अलग तरीके से बदले, लेकिन ये जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उनके भी समर्थक के पास आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये तो कोई गलत तरीके से थोड़े लोग पावर में आए। They have captured the power structure through the democratic means. वो भी तो प्रजातंत्र के रास्ते से आए, तो उनको आप गलत कैसे कह सकते हो? वो भी संविधान के माध्यम से चुनाव लड़कर
लोगों को मैंडेट लेकर फिर 29-34 इसकी चर्चा होगी, वो अलग बात है। लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया है, आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? इसमें फिर माइक्रो लेवल पे जाके ये समझना होगा। लेकिन लोगों ने इनको मैंडेट तो जरूर दिया है, लेकिन गलत चीजें करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। सो इन डेमोक्रेसी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, प्रजातंत्र में ये समझने की जरूरत है, तुम्हें लोगों ने जीत के आने का मौका दिया या जिताया या पावर स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में दिया, इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल अनकंट्रोल्ड पावर इस्तेमाल करने का अधिकार दिया, ऐसा नहीं है। और यही मानसिकता इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के माइंडसेट में, पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी प्लेयर हैं उनके दिमाग में ये बहुत घटिया सोच है कि once we have been given the mandate by the people, we can do any damn thing, हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये इसका कारण जो है, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनमें सभी में अभी तक वो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी ये अभी तक पैदा नहीं हुई है। जो रिक्वायर्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक डेमोक्रेसी सिस्टम को हैंडल करने के लिए जरूरत होती है, वो इनके पास कहीं भी नहीं है। नाम किसी ए भी पार्टी का लेने की जरूरत नहीं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बेवकूफी कम है, किसी में बेवकूफी ज्यादा है, ये आसान लफ्जों में कहा जा सकता है। तो ये रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ मैच्योरिटी टू हैंडल द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ये कैपेसिटी जिन लोगों के हाथ में नहीं है, जिन लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो उनसे उम्मीद क्या रखना। आसान सा उदाहरण लेते हैं हम जुडिशरी का। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट पिलर है कि अगर स्टेट फेल होता है तो जुडिशरी को हम रास्ता मानते हैं। जैसे अभी ये हमारे साथियों मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आके जाएंगे कहा तो जुडिशरी के पास जाएंगे, सरकार नहीं सुनती, चलो जुडिशरी के पास, लास्ट रिसोर्ट है। अब ये इतना इंडिपेंडेंट पिलर इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं, सवाल ही नहीं। होना चाहिए। संविधान ने बनाया कि नहीं, सवाल ही नहीं, बनाया। लेकिन ये डिपेंडेंट बनाया कि नहीं, तो उसका जवाब क्या आता है? जवाब सीधा साधा आता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। कारण इतने बहुत है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ, 24 स्टूडेंट को पीएचडी करवाया, अभी भी वंदन करता हूँ। तो सारे जजेस तो डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए तो कोविड क्राइसिस में कुछ जजों ने कहा ना प्राइम मिनिस्टर को कि ठीक है, हाउ टू हैंडल द कोविड क्राइसिस दैट इज योर प्रेरोगेटिव, आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखो। तो इन्होंने कहने लगे नहीं नहीं, हम आपके सामने नहीं रख सकते, हमारा एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है। जुडिशरी को भारत सरकार कहती है, एफिडेविट है कि हमारा प्रेरोगेटिव है, एग्जीक्यूटिव राइट है, हम देखेंगे आप कौन होते हो। तब जज ने हिम्मत करके कहा कि भाई वो अधिकार तुम्हारा है, लेकिन तुमने जो कुछ तय किया है वो सही है या गलत, उसको चेक करने का अधिकार हमारा है। तो इसलिए सारे जजेस को तो हम नहीं कह सकते कि दे आर डिपेंडेंट। लेकिन जब इवैल्यूएशन होता है तो 2-4 लोगों को लेकर नहीं होता है, इवैल्यूएशन मेजॉरिटी को लेकर होता है। और मेजॉरिटी जब खतरे में आती है तो हमने इमरजेंसी में भी देखा ना, इंदिरा गांधी का जब चुनाव हार गए थे, पारिक जी वो बेहतर जानेंगे क्योंकि हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, पता नहीं, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा ना इंदिरा गांधी को, तुम्हारा इलेक्शन गलत था, इट अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस, कैंसिल। उसको कई सारी प्रॉमिसेस दिए थे, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको रिवील किया था, जस्टिस सिन्हा को नहीं माने उन्होंने, जजमेंट लिख दिया, दूसरे दिन इस्तीफा दिया, चले गए। ऐसे भी तो लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा है जैसे जजेस के माध्यम से भी उसको स्टे मिला, ये भी सही है। कृष्णा जी के मैं बहुत नजदीक रहा हूं, करीब रहा हूं, लेकिन इंदिरा गांधी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला, और स्टे मिलने के बाद जो हकीकत बाद में है वो एक अलग है।
और इसलिए जुडिशरी एक इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये न सिर्फ स्टेट को रोकती है बल्कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करती है। ये डबल रोल है, एक तरफ स्टेट एक्सेस को चेक करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, और दूसरी तरफ नागरिकों की अधिकार की रक्षा करना। जैसे इमरजेंसी आप जानते हैं, कोई हाईकोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकता था हैबियस कॉर्पस, क्योंकि संविधान बदला था इंदिरा गांधी ने, अमेंडमेंट की थी। कोई सुप्रीम कोर्ट में 32 में नहीं जा सकता था, नो लोकल स्टैंडिंग। अभी उतनी तो खराब हालत में जा सकते हो, इतनी तो इजाजत है, वो जुडिशियल डेवलपमेंट है, वो कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट का परिणाम नहीं। लेकिन उस वक्त आपको किसी को डिटेन किया तो जा भी नहीं सकते थे, अब आपको जा तो सकते हो। वो भी मैंने कहा कि क्रेडिट जुडिशरी का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम का या रूल का नहीं। लेकिन अभी जब कोई भी मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते तो सालों साल पड़े रहते, तो आपको भी बस तरसना पड़ता है कि जुडिशरी के माध्यम से अगर जाना है तो हर कोई आदमी राम जेठमलानी को, सिंघवी को नहीं ले सकता ना। तो जस्टिस भी कुछ लोगों की प्रेरोगेटिव बनती है। जब जस्टिस कुछ लोगों की प्रेरोगेटिव बनती है तो आम आदमी को उसके लिए तरसना पड़ता है, और उसके परिणाम किसको भुगतने पड़ते हैं? जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, और मार्जिनलाइज सेक्शन ही इंडिया है, मार्जिनलाइज सेक्शन ही इंडिया है। मैं वही इंडिया इसलिए कह रहा हूं कि दैट सेक्शन रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी। वो भारत का सबसे बड़ा तबका है जिसकी आबादी लगभग 85-90% है, और वही रिप्रेजेंट करता है इंडिया के पिक्चर को, तो उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इसलिए स्टेट अब वर्तमान हालत में, ठीक है कॉलेजियम सिस्टम है, फिर भी जुडिशरी को डिमोलिश करके दूसरा खतरा है। तीसरा खतरा जो बड़ा नाजुक है, और वो है स्टेट की संस्था को ही खत्म करके उसको कई क्षेत्रों से विड्रॉ करना, विड्रॉवल ऑफ स्टेट। अब स्टेट विड्रॉ होगा तो आएगा कौन उसी जगह? प्राइवेट प्लेयर आएगा। प्राइवेट प्लेयर आएगा मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं उसका मतलब। अब प्राइवेट प्लेयर जब स्टेट की जगह लेगा तो क्या वो स्टेट के फंक्शन करेगा? क्यों करेगा? प्राइवेट प्लेयर सीधा सीधा प्रॉफिट मोटिवेटेड गोल से आता है, मनी मेकिंग गोल से आता है। और जब वो मनी मेकिंग गोल के मकसद से आएगा तो थोड़े आपके वेलफेयर करेगा, ये सब्सिडी ले लो, ये रेशनिंग ले लो, क्यों करेगा? ये सबसे बड़ा खतरा है। फिर अगेन इसका इम्पैक्ट जो है मेजॉरिटी सेक्शन पे आता है। हम यहाँ बैठे हुए लगभग सारे लोग व्हाइट रेशन कार्ड वाले हैं। व्हाइट रेशन कार्ड वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? लेकिन सैफ्रॉन रेशन कार्ड, अब यहाँ सैफ्रॉन कलर क्यों रखा है मेरे को समझ में नहीं आता है। ये सैफ्रॉन गरीबी का सिंबल है या क्या है? सैफ्रॉन रेशन कार्ड जो है या रेडिश थोड़ा जो रेशन कार्ड है वो ज्यादा बड़े इम्पैक्ट है। तो उन लोगों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब स्टेट की वेलफेयर मेजर सिस्टम बंद होती है। जब प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा मिलता है तो मुरली मनोहर जोशी जब एजुकेशन HRD मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी ये पॉलिसी है कि एजुकेशन के बारे में प्राइमरी एजुकेशन इज फॉर मासेस एंड हायर एजुकेशन इज फॉर क्लासेस। और वही सोच है बीजेपी की, जिसको फुले ने शुरू से ही विरोध किया। अब इस तरह की पॉलिसी अगर देश के सरकार में बैठे हुए लोगों की दिमाग की सोच है तो अभी भी मेजॉरिटी सेक्शन इलिटरेट रहने वाले देश में सरकार के नीतिकारों की अगर यही सोच रहेगी कि भाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन उनके लिए, इनके लिए, वो भी प्राइमरी स्कूल बंद हो गए वो अलग बात, महाराष्ट्र में 1870 प्राइमरी भी नहीं है। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शिक्षा को नहीं है, मैं खुद मानता हूं वो देश कभी भी एक कल्चरल नेशन, प्रोग्रेसिव नेशन बनना एक अलग बात है,
और कल्चरल नेशन बनना एक अलग बात है। आप प्रोग्रेसिव बने या नहीं, डेवलप बने या नहीं बने, एक अलग बात है, लेकिन कल्चरल नेशन बनने की, और कल्चरल नेशन का फाउंडेशन एजुकेशन के ऊपर होता है, और उसी को सरकार सूली देने के ऊपर पड़ी है, तुली है, और उसके परिणाम आप अच्छी तरह से जानते हो। संविधान सभा में we should not be happy merely with the political democracy. We should try to make it socio-economic democracy. हम कोसों मील दूर जाने लगे, हम नजदीक जाने के बजाय दूर है। मैं मानता हूं किसी की देश की जिंदगी में 75 साल बड़े नहीं है, कम है, लेकिन कम समय में हम कितने चले इसका हिसाब किताब लगाना है, तो हम सही चले होते तो और थोड़े आगे गए होते, सही चले होते तो और थोड़े आगे गए। अगर इसको मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो 1985 में जो भारतीय संविधान के ऊपर एक बड़ी अथॉरिटी है, प्रोफेसर ग्रैनविल ऑस्टिन, अमेरिका के बड़े स्कॉलर है जिनका निधन 2 साल पहले हुआ। उन्होंने 84-82 में उनकी किताब आई वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बड़ी किताब है, ऑथेंटिक मानी जाती है, और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सोच और भारत के सरकारों की सोच शिक्षा के बारे में दोनों में कोई फर्क नहीं है, कॉलोनियल एलिमेंट है। बोले कॉलोनियल कैसा? तो अंग्रेजों को भी सारे लोगों को शिक्षा नहीं देनी थी, और भारत की जो भी सरकार थी उसकी भी इच्छा नहीं है सारे लोगों की शिक्षा देनी। वो कॉलोनियल मेंटालिटी है, और ये कॉलोनियल मेंटालिटी के कारण संविधान ने एक कलम शुरू में ही लगाया था जिसका टाइम आउट प्रोग्राम था कि 10 साल के अंदर सभी बच्चों को, सभी जाति धर्म के बच्चों को, गर्ल या बॉय, 14 साल के अंदर मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। और मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट के नाते हमेशा सवाल करता हूँ कि अगर वो 10 साल का टारगेट सभी बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन अगर प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी किया होता तो 2014 की चर्चा आज हमें करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती, ये भी उसका जवाब उसी में शामिल होता, क्योंकि 18 साल के बाद हर कोई आदमी वोट करता। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बाबा साहब की बात तो नहीं बात सुनी, हम दूर जाने लगे, और ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स अभी आया, आंकड़े आए 2020 में। इंडिया में कोविड के कारण मरे कितने, किसके मरे, उसके आंकड़े उपलब्ध है, लेकिन कोविड के पीरियड में भी अमीर कितने लोग हुए उसके भी आंकड़े उपलब्ध है। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि अमीर लोगों को ज्यादा अमीर बनाना है और गरीब लोगों को ज्यादा गरीब बनाना है? ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। अमीरों को ज्यादा अमीर बनाओ, गरीबों को ज्यादा गरीब बनाओ। अब कोई भी सरकार तो ये मानेगी नहीं, कहेगी उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हमने इतना भला करवाया, कोई एग्री नहीं होगा। लेकिन जो आंकड़े दिखाते उसके आधार पर सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी यही है कि ये गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए काम करती है, मेजॉरिटी लोगों के लिए काम करती है। ये सीधा सीधा है, लेकिन प्रजातंत्र में सीधे हमले करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, और ऐसी सरकारों के ऊपर तो हमले करने की हिम्मत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती, बड़े बड़े संगठनों में होती नहीं। तो आम आदमी बेचारा रोजी रोटी के चक्कर में फंसा रहेगा, वो अपना राशन कार्ड ढूंढेगा कि कल सीएए एनआरसी आएगा कि मेरा बेसिक डॉक्यूमेंट किधर है, वो ढूंढते रहेगा कि ये हमले करते रहेगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक बात है कि इंडिया का आम आदमी इतना भी गया गुजरा नहीं है, जो भी तानाशाह की तरफ बढ़ता है उसको वो कहीं ना कहीं देर से सही सबक सिखाता रहता है। और इसके भी उदाहरण हमने कई चुनावों में हमने देखे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, इसके बावजूद बहुत कितने भी ताकतवर लोग हो उनको ये भुगतना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे, हाँ भाई परिवर्तन अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मानने वाले भी बहुत लोग होते हैं। उससे तो समाधान नहीं होगा।
ये बात हम लोगों को माननी ही पड़ेगी कि जब चाहे बेसिक फ्रीडम का मामला हो या स्टेट का मामला हो, और जब स्टेट की मशीनरी बिल्कुल अनरेगुलेटेड देखो, अब हर कोई आईएएस बन सकता है सेंटर में। पहले आईएएस बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे ना, पापड़ बेलने पड़ते थे। केंद्र सरकार के ध्यान में आया इसको आईएएस बनाना है, बस आ जाओ। अब ये क्या स्टेट चलाने का तरीका? अभी करंट पोजीशन कर लीजिए, सारे स्टेट्स को बदल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम कोई भी ऑफिसर विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट डेपुटेशन पे ले सकते हैं। करंट अभी आज के शायद किसी पेपर में भी रिपोर्ट हुआ, कोई भी स्टेट ऑफिसर आईएएस आईपीएस जब चाहे विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट हम उसको डेपुटेशन पे लेंगे। मान लो किसी स्टेट में किसी बड़े अफसर की इंक्वायरी हो रही है, बचा लेंगे। इसीलिए तो परमवीर इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गया होम मिनिस्टर अंदर, हमारे मन में उसके लिए कोई दया नहीं है। अगर वो भी गिल्टी है, गलत है, तो उसको भी अंदर ही होना चाहिए, लेकिन आरोप करने वाला बाहर। ये कौन सा सिस्टम है और क्यों कारण है? इसलिए मैंने कहा कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल डिमोलिशन ऑफ अ स्टेट स्ट्रक्चर का मामला है। इसमें कई राज्यों ने विरोध किया, बंगाल है, उड़ीसा है, इन्होंने विरोध किया। महाराष्ट्र ने अभी तक पोजीशन नहीं ली। जिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम भी साथ देते हैं, डोले जी देते हैं, मैं देता हूं, फिरोज भी देता है, शैलेश, सभी लोग देते हैं, लेकिन ये भी किसान कानून गलत तरीके से ये भी लाते हैं और ये भी बिल्कुल रेप्लिका होते हैं, मतलब डुप्लीकेट मॉडल, असली मॉडल नहीं, डुप्लीकेट मॉडल। ये भी थोड़ा बहुत डुप्लीकेट मॉडल होते हैं, तो हमारी समस्या और जटिल हो जाती है कि जिसको हम समाधान की तरफ देखते हैं वो समाधान नहीं होता, वो भी समस्या होती है। एक बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए समाधान के तौर पर अगर हम इसको सिलेक्ट करें और यही आदमी या यही सिस्टम अगर समस्या बने, तो फिर हम ऑप्शन लेस कभी होते हैं। और जब ऑप्शन लेस होते हैं तो भाई चलो कम खतरे वाले को पसंद करो, इस तरह का प्रैक्टिकल रवैया अपनाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। ये हताशा है, ये बिल्कुल हताशा, और हताशा के कारण फिर ऐसे लोगों को हमें सर पे ढोना पड़ता है। फिर हमारे और भी कारण है और उसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। ये सारे डिस्कोर्स में हम दूसरों की चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा नहीं करते, अपने कमजोरी की नहीं चर्चा करते हैं, और वो है हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। विचारों के तो छोड़िए, क्या जाति, धर्म, रीजन, लैंग्वेज, क्या ये हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? जिसकी बात अभी हम बीजेपी के ऊपर हमले करते हैं कि ये अछूतों के साथ चुनाव में आते हैं तो पैर छूते हैं, बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग भी तो वही धंधा करते हैं जो बीजेपी में नहीं है। क्या दूसरी पार्टी के लोग यही काम नहीं करते? 2014 के पहले भी किया, अभी भी किया, लेकिन बीजेपी आजकल हुकूमत में, इसलिए हम बीजेपी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि तुम चुनाव जब आता है तो वाल्मीकि के पैर छूते हो, किसी के जाके घर में खाना खाते हो, तो यही नौटंकी तो दूसरे भी लोग करते हैं ना, करते कि नहीं? आपल्या महाराष्ट्रात ते साखर कारखान्याचे चेअरमन दलित की कॅबिन आहे का? सिक्युरिटीला कॅबिन असते, चेअरमनला कॅबिन नाही। हे वास्तव नाही का? हे वास्तव नहीं का? मैं नागनाथ नायकोड़ी के नजदीक था, हम उस वक्त एक पार्टी में थे। जब मैं बीएसपी का महासचिव था तो नागनाथ नायकोड़ी आए थे। नागनाथ नायकोड़ी के फैक्ट्री को मैंने विजिट किया, तो महादेव कामले नाम का चेयरमैन, तो महादेव कामले को मिला यार, बोला तेरी गाड़ी किधर है, तेरी कैबिन किधर, तू चेयरमैन है? बोले मेरे को काम गाड़ी और कैबिन। क्या ये हालत नहीं है? सच्चाई नहीं है? तो दलितों को, पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को कुछ समय के लिए पारित किया, तो उनका गैर इस्तेमाल करना ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये
सभी के लोगों में है। मतलब हम लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन खुद हम लोग अपने मन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं या नहीं, ये सवाल हमने भी खुद को पूछना चाहिए। नीट के एग्जाम के मामले में लेकर जिस तरह स्टालिन खड़े हो गए, तमिलनाडु केंद्र के खिलाफ खड़ा रहा, क्या हमारा फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र खड़ा रहा? क्या ये उदाहरण हमें कुछ सबक नहीं सिखाते, या फिर वही हताशा के और कुछ नहीं तो चलो? ये हताशा कोई सोल्यूशन नहीं है और परमानेंट सोल्यूशन तो है ही नहीं। और इसलिए अंत में कई सारी बातें डिस्कस की जा सकती है, लेकिन डब्ल्यू जी भी बोलने वाले, पारिक जी भी पहुंचे हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डेंजर तो बहुत है। पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस ने एक यूएपीए एक्ट का मिसयूज के बारे में सीरीज लगाई, आपने पढ़ी हो, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ बाकी बेंच इन्होंने लगभग 27 जजमेंट दिए, और उसने कहा कि क्या यह सरकार है क्या, किस तरह का व्यवहार है। दूसरा मामला सेडिशन। सेडिशन के बारे में हम सारे जानते हैं, अंग्रेज गए लेकिन वही सेडिशन बचा है, 124A अभी भी है। अब ठीक है, उस वक्त एंटी स्टेट रिवॉल्ट था, रोकना था, इसलिए उन्होंने लाया, अंग्रेजों ने लाया। अब उसको रखने की जरूरत क्या थी? लेकिन ठीक है, ऑन डिफेंस ग्राउंड चलो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्री, लेकिन उसका मिसयूज कितने लेवल पे? मुझे नहीं लगता कि किसी देश में इतनी घटिया लेवल की सोच होगी कि जो स्कूल के बच्चे ड्रामा करते हैं उनके ऊपर सेडिशन लगाता है। स्कूल के बच्चे ड्रामा में इनको सेडिशन के अंदर आता है। अब इतनी लो लेवल की सोच कौन से देश के हुक्मरान में होगी? और जब मैं हुक्मरान कह रहा हूं तो उसमें वो लोकल पुलिस थानेदार भी आता है जिसने एफआईआर लॉन्च की हो। ये सोच अगर एफआईआर रजिस्टर करने से ऊपर तक है तो बेसिक फ्रीडम के बारे में क्या चर्चा होगी? एनजीओ का जब फंडिंग बंद हुआ, अब फंडिंग बंद हुआ, अब वो एनजीओ क्या करते हैं? कोविड को ले लो, एक मदद करो। गलत काम करते हैं तो किसी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एनजीओ के ऊपर भी होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। गलत काम करने वाला कोई भी हो, परिश्रम। लेकिन पब्लिक वेलफेयर के काम करने वाले, चैरिटी के काम करने वाले, मदद के काम करने वाले, उद्वस्त, बिल्कुल जिनका कुछ नहीं बचा उनको मदद करने वाले लोगों के ऊपर नहीं, आपको विदेशी मदद नहीं होगी, फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगी, क्या एडोक्रेसी नहीं तो क्या है? लेकिन ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो टेक्निकली जिन्होंने भी लेके किया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पिटीशन डाला, और ये गलती है। कोई अगर इंडियन एनजीओ अगर कोर्ट में जाती तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया अलग होता। फॉरेन बेस अगर एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी तो उसका मतलब ही अलग होता है। और इसीलिए पॉलिसी सही है लेकिन टेक्निकली तुम गलत हो। पॉलिसी तुम्हारा मकसद सही है, इसलिए लड़ाई कैसे करने की इसकी भी अकल सोच बहुत डीपनेस के साथ सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो गई तो फिर आप दुश्मनों का आधा काम आसान कर देते हो और वही होने लगा है। इस तरह की जब स्टेट फंक्शनिंग होती है तो मैं अंत में यही कहूंगा कि डेमोक्रेसी के माध्यम से कोई भी हुक्मरान बन सकता है, उसको अधिकार है, चाहे वो डेमोक्रेसी का गैर इस्तेमाल करे, इलेक्टोरल सिस्टम का गैर इस्तेमाल करे, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आपके पार्टी को कौन देगा? डब्ल्यू जी मेरे पार्टी को कौन देगा?
और अपने पार्टी का वर्कर ये शैलेश कहाँ जाएगा? मेरे पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दे, कौन देगा? नहीं, शैलेश ही नहीं समझेगा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कौन जाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा किसको मिलता है? कंपनी लॉ में अमेंडमेंट करना, अनलिमिटेड दे दो पॉलिटिकल डोनेशंस, पूछो मत कहां से आया, अरे पूछो मत। एज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एज ऑफ ओपननेस, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, शब्द क्या क्या है? शब्द क्या क्या है? ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पूछने का नहीं। डोनेशन कितना दिया? कंपनी लॉ में चिदम्बरम नहीं है अपना जेटली थे, उनके बजट में चले गए, पता नहीं जल्दी क्यों लोग चले जाते हैं। इनकी बजट में आया, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट किया, अनलिमिटेड डोनेशन। अरे अब मुझे बताओ, अगर इस भारत के 5 कारपोरेट अनलिमिटेड डोनेशन किसी एक पार्टी में देंगे और वो पार्टी सत्ता में आएगी तो वो पार्टी क्या करेगी? किसानों का आंदोलन देखेगी, बेरोजगारी की समस्या देखेगी, देश की सुरक्षा देखेगी। इसीलिए तो देश के सारे जो मेजर पोर्ट है आज तक उनका प्राइवेटाइजेशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पोर्ट या सिक्योरिटी के कारण से बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है। लेकिन अभी ये लोग पोर्ट के भी चलो प्राइवेटाइज, पोर्ट, अब पोर्ट कितने सेंसिटिविटी होती है अब वो चाइना समझता है, इंडिया के लोग नहीं समझते। और इसीलिए कि जो स्टेट मैकेनिज्म डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुन के आया है, अनकंट्रोल तरीके से काम करता है, तो आज भी एज द लास्ट रिसोर्ट विद इन द लिमिटेशन एक जुडिशरी का रास्ता बचता है, विद इन द लिमिटेशन। लेकिन इसके बावजूद जब तक अगर सही लार्जर कोएलिशन नहीं बनता, और लार्जर कोएलिशन मतलब नेशनल लेवल पे कोएलिशन थोड़ा मुश्किल होता है, स्टेट लेवल पे सही लोगों का कोएलिशन, स्टेट एक छोटा यूनिट होता है इंडिया के हिसाब से, और इसलिए स्टेट लेवल पे भी छोटे कोएलिशन सही तरीके से बने, और उस कोएलिशन बनने के भी रूट सही होने चाहिए। नहीं तो हम तीनों मेजर है, आप सारे आ जाओ, हम जो कहेंगे आपको मानना होगा, जो अभी हो रहा है। जो कोएलिशन महाराष्ट्र में बना उसमें हम सारे थे, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, लेकिन बनने के बाद ये 3 ही बचे, बनने के बाद ये 3 ही बचे, तो इसको सही कोएलिशन नहीं कहते। तो सही कोएलिशन बनने के लिए रूप होने चाहिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए। आपका एजेंडा ये हो, इस एजेंडे के आप बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो चुन के आने के बाद आपके पास ज्यादा एमएलए है, इसलिए आप मनचाही बात करेंगे, कोई सुबह 4 बजे करेगा, कोई शाम को 5 बजे करेगा, तो ये बातें करने के लिए अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए। इतनी कमांडिंग पावर जो ऐसे कोएलिशन को साथ देते हैं उन लोगों के हाथ में आएगी, तो फिर हम एक प्रैग्मेटिक लेवल का, एक डिजायरेबल लेवल का ऑप्शन पैदा कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत हम कारपोरेशन में करें ना, क्यों लंबा चला जाता है? आखिर मकसद तो वही होते हैं, कोई भी एक्टिविटी विदाउट आउटपुट ओरिएंटेड तो होती नहीं। आपका भी 10 साल ये कर रहे हैं तो उसका भी कोई पर्पस होगा, तो वो पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों ने ये कोशिश की थी बॉम्बे कारपोरेशन में, सिविल सोसाइटी के नाम पे इकट्ठे आकर कोशिश की थी, नहीं हुआ प्रयोग सफल, कोई बात नहीं, दोबारा भी किया जा सकता है। और सही लोग जितने भी मेजॉरिटी लेवल पे इसमें शामिल होंगे तो हम एक वाइबल अल्टरनेटिव, एक कॉम्पिटिटिव मॉडल बना सकते हैं। उस दिशा में हम चलने की, रिपब्लिक डे के ऊपर थोड़ा बहुत संकल्प करके आगे जाने का कोशिश करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश माने सर, आपने बहुत सारे विषय पर प्रकाश डालकर संविधान का अमल करना कितना जरूरी है और कार्यकर्ता के लिए कितना जरूरी है वो बात रखी, और आगे जाकर चैलेंजेस भी आपने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद
डॉक्टर अशोक ढवले जी, जो जिनका जिक्र डॉक्टर राम प्रिया जी ने किया था। किसान आंदोलन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 6000 व्यू हमारे देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 6000 लोग देख रहे हैं और बढ़ेंगे हमारे लोग, तो बहुत ही बड़ी बात है इस 10वीं परिषद के बारे में। मला विनंती करतो की आपण या आंदोलनात खूप मोठं योगदान दिलं आणि आपले हक अधिकार मिळवण्यासाठी मोठा प्रयत्न केला। कम्युनिस्ट नेते म्हणून त्यांची तर ओळख आहेच, परंतु विविध आंदोलनामध्ये ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट भी है और आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो हमारा नारा है उसको सही साबित करने में ढवले सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। अशोक ढवले जी। आज के इस सेमिनार में हमारे बहुत ही आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी जी पारिक जी, अभी जिन्होंने आपको संबोधित किया डॉक्टर सुरेश माने जी, हमारे संयोजक विशाल हिवाड़े जी, यहाँ पे है बहुत जाने माने पत्रकार निरंजन टकले जी और लेखक कॉमरेड शैलेंद्र कामरे जी, कॉमरेड फिरोज मिठोरवाला जी और मेरे सभी साथी। सबसे पहले 10 साल से लगातार ये कार्यक्रम आप चला रहे, इसलिए आप सभी संयोजकों का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस गणराज्य दिन पर, जो 72वां हमारा गणराज्य दिन है, इसी दिन को 1950 साल में हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ और आप सब लोग जानते हैं इस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस संविधान समिति में बहुत बहुत बड़े हस्तियां थी। जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, अलग अलग किस्म के बहुत बड़े लोग। और इन्होंने कुल मिलाकर ये आजादी का जो 200 साल जो संग्राम चला, सही माने में वो इस हमारे संविधान की जड़ है। उस आजादी के संग्राम से ये संविधान निकला, उसके जो उसूल है वो निकले और इनके 4 जो मुख्य बातें हैं उसी के ऊपर मैं मेरा जो कुछ शब्द है उसके ऊपर मैं सीमित रखूंगा। संविधान का प्रियम्बल आप जानते हैं, जो सरनामा हम बोलते हैं। गणराज्य को कैसे डिस्क्राइब किया है, उसमें लिखते हैं कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है। एक तो सार्वभौम यानी सॉवरेन, दूसरा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, तीसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी और चौथा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। ये 4 मुद्दे हमारे संविधान के, ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन 4 बातों का 72 साल में क्या हुआ, ये मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहली तो बात है सार्वभौम, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि अपना देश, अपने देश के हित के लिए जो भी कोई निर्णय लेगा वो भारत को मद्देनजर रखते हुए, भारत के हित को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे निर्णय लेंगे। इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, इसको बोलते हैं सार्वभौमत्व। पिछले कई सालों से क्या हुआ, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब से ये नव उदारवादी नीति हमारे देश में शुरू हुई 1991 से, आप जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोल रहे हैं ना उसको। ये नीतियां जब से शुरू हुई, आप पिछले 30 साल का अगर आपने ब्यौरा देखा, आपको पता चलेगा भारत का सार्वभौमत्व कम 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 हो रहा है। और आज भारत के राज्यकर्ता, मैं जनता की बात नहीं कर रहा, भारत के राज्यकर्ता
कई ऐसे मिसाल है, लेकिन वो सबको कहने के लिए आज वक्त नहीं है। कहने का मतलब है, आप देखिए, आपकी विदेश नीति आप देखिए, आपकी आर्थिक नीति आप देखिए, आपकी सुरक्षा नीति, डिफेंस पॉलिसी भी आप देखिए। एक जमाने में भारत पूरे दुनिया में एक जिसको गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता होता था, और पूरे दुनिया में भारत को एक बहुत बड़ा आदर का स्थान था कि ये किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ देश नहीं है। पिछले 30 साल में और खास करके पिछले 7 साल में मोदी सरकार के वक्त में क्या हुआ, पूरी तरीके से आज अमेरिकन साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर के रूप में आज भारत की पूरी छवि दुनिया के अंदर आज गई है। यही देश था ना जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 150 साल संघर्ष किया। यही देश है ना महात्मा गांधी जी का, यही देश है ना शहीद भगत सिंह का, यही देश है ना बिरसा मुंडा, यही देश है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो सब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। और आज पिछले कुछ सालों में और खास तौर से पिछले 7 सालों में हर क्षेत्र में आप देखिए, भारत अपनी संप्रभुता को गंवा रहा है, और ये अमेरिका और बाकी सब जो साम्राज्यवादी देश है उनके सामने हर क्षेत्र के अंदर आज घुटने टेकने का काम भारत के राज्यकर्ता कर रहे हैं। वक्त नहीं है, इसलिए उसके उदाहरण काफी है, लेकिन वो सब बोलने के लिए अभी वक्त नहीं है। ये रहा एक पहला मुद्दा, सॉवरेंटी का क्या हुआ, संप्रभुता का क्या हुआ। दूसरा, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म और सार्वजनिक जीवन का कोई नाता नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति का कोई नाता नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेक्युलर। हर एक को अपना धर्म हो, वो अपना धर्म पाले, वो मंदिर में जरूर जाए, मस्जिद में जरूर जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारा में जाए, बुद्ध मंदिर में जाए, उसकी पूरी रक्षा की जाए। लेकिन अगर कोई राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप करने का कोशिश करेगा तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाते हैं, इसको सांप्रदायिक कहते हैं। और आज आप जानते हैं, जिसका जिक्र राम पुनियानी जी ने किया, हरिद्वार में धर्म संसद होती है और वहां पर सीधे तरीके से ये खुद को जो साधु कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, ये सीधी तरीके से कॉल देते हैं कि सब लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करो, और कुछ नहीं होता उनको। अभी हमने देखा 1-1.5 महीने पहले रायपुर में धर्म संसद होती है, वहां भी यही बात होती है, कुछ नहीं होता है। दिल्ली में दंगा फसाद हुआ फरवरी 2020 में। दंगा उकसाने वाले कौन थे? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, सीधी तरीके से भाषण, और इनको कुछ नहीं होता। जैसे राम पुनियानी जी का, उनको तो प्रमोशन मिला, लेकिन यूएपीए के नाम से जेल में कौन गए दिल्ली के दंगे फसाद के बाद? तो ये दंगे फसाद को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो सीए, एनआरसी, एनपीआर के आंदोलन में सरकार की भूमिका को पूरी तरीके से विरोध करते थे। ऐसे हमारे छात्र और नौजवान, छात्राएं, इनको जेल में भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई साथी आज भी
2 साल के बाद जेल में आज सड़े हुए हैं। उनमें से कई मुसलमान है, कई हिंदू है, कई दूसरे धर्म के हैं। ये कुछ नहीं देखा गया, लेकिन जिन्होंने दंगा फसाद को विरोध किया, उनमें से कई लोग जो दंगा फसाद में वो टारगेट किए गए, उनका नुकसान हुआ, वो आज जेल में है। हमारे महाराष्ट्र से